हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज सरिता बहुत उदास थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बिखरते घर को कैसे संभाले। चाय का कप लेकर बालकनी में खड़ी हो गई और अतीत के सागर में गोते लगाने लगी। उसका विवाहित जीवन बहुत सुख में बीत रहा था। विनोद उसका पति एक खुशमिजाज व्यक्ति था। दो प्यारे प्यारे बेटों की माँ थी सरिता। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मगर कहते हैं ना, खुशियों के ग्रहण लगते देर नहीं लगती। ऐसा ही सरिता के साथ हुआ। अचानक एक दिन विनोद दफ्तर से आकर गुमसुम बैठ गया तो सरिता ने पूछा, क्या हुआ विनोद, ऐसे चुप क्यों बैठे हो? दफ्तर में कर्मचारियों की छटनी हो रही है और उसमें मेरा भी नाम शामिल है। विनोद ने धीमी आवाज में जवाब दिया, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो इतने पुराने और परिश्रमी कर्मचारी हो दफ्तर के। सरिता गुस्से में बोली, यह प्राइवेट नौकरी है और यहाँ सब हो सकता है। और तुम्हें आजकल के दफ्तरों में होने वाली राजनीति के बारे में पता नहीं शायद। विनोद ने उत्तर दिया और सच में 3 महीने का नोटिस देकर विनोद और अनेक कर्मचारियों को मंदी के चलते नौकरी से निकाल दिया गया। एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसमें सिर्फ एक ही सदस्य कमाता हो, उसकी रोजी रोटी छिन जाने की पीड़ा एक भुक्तभोगी ही समझ सकता है। उम्र के इस दौर में जहाँ विनोद 40 वर्ष को पार कर चुका था, अनुभव होने के बावजूद उसकी सारी कोशिशें बेकार जा रही थी। पूरे 2 महीने भटकने के बाद भी हताशा ही हाथ लगी। आखिर हार कर सरिता ने विनोद को सुझाव दिया कि कोई छोटा मोटा अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। स्वयं भी कहाँ अधिक पढ़ी लिखी थी सरिता। हंसते खेलते परिवार को ना जाने कैसे ग्रहण लग गया कि वह हर समय विनोद छोटी छोटी बातों पर झंझलाता या चिल्लाता। सुनो जी, अपने मोहल्ले के मार्केट में एक दुकान किराए पे लेकर उसमें बच्चों के खिलौने और महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन का सामान बेचना शुरू करते हैं। इसमें यदि कमाई शुरू हुई तो फिर कुछ आगे बढ़ाने की सोचेंगे। न चाहते हुए भी विनोद को सरिता की बात माननी पड़ी। 2 माह हो चुके थे दुकान खोले, पर विनोद तो और चिड़चिड़ा हो गया था। दोपहर को नौकर राजेश विनोद का खाना लेने आया तो उसने सरिता को बताया, अभी फिर एक ग्राहक औरत से साहब ने दुकान में लड़ाई की और वह बिना सामान लिए चली गई। सुनकर सरिता परेशान हो गई। कहते हैं ना, औलाद चाहे कितनी भी दूर हो परंतु माँ को उसके दुख मन की था दूर बैठे बैठे हो जाती है। अभी अपने ख्यालों में सरिता डूबी हुई थी कि अचानक फोन की घंटी बजी। देखा तो उसकी माँ ललिता का फोन था। आवाज़ सुनते ही सरिता का रोना निकल गया। बहुत दिनों से तो आई नहीं, कुछ देर के लिए मेरे से मिलने आ जा। फिर माँ बेटी खूब बातें करेंगे। ललिता की बात सुनकर सरिता का भी मन माँ से मिलने का कर गया। दोनों बच्चों को बताकर सरिता झटपट माँ से मिलने निकल गई। मायके पहुँचते ही माँ की गोद में सिर रखकर फफक कर रो पड़ी। घर पर सिर्फ माँ और भतीजा था। भाई भाभी तो अपने काम पर गए हुए थे। अनुभवी माँ ने भी बेटी को जी भरकर रो लेने दिया। जानती थी कि ऐसे उनकी बेटी यूं अचानक उनसे मिलने नहीं आई है। 10 मिनट के बाद ललिता बोली, चल अब बता क्या बात हुई जो मेरी बेटी इतनी परेशान है? माँ, पता नहीं विनोद को क्या हो गया है। हरदम खिलखिलाने वाला विनोद एकदम गुस्सैल व्यक्ति में तब्दील हो गया है। आपको पता है कि दुकान पर ग्राहकों से भी गुस्से से बातें करता है। अब ग्राहक चीज खरीदने आएंगे तो वे 2-4 तरह की चीजें देखेंगे और तभी खरीदेंगे ना। और पसंद ना आने पर कितनी बार बिना खरीदे वे भी जाएंगे। हम भी तो एक बार भी चीज पसंद नहीं करते हैं ना। परंतु विनोद तो ग्राहकों को ही भला बुरा बोलने लगता है। भला दूसरी बार ग्राहक ऐसे दुकान पर सामान लेने क्यों आएंगे? फिर जहाँ उनका अपमान वहाँ। सरिता ने सुबकते हुए कहा, तुमने भी तो दुकान पर जाना शुरू किया था, उसका क्या हुआ? ललिता ने पूछा। कुछ दिन मुझको लेकर गए, फिर पता नहीं अचानक कहने लगे कि मैं अभी तुम्हें बैठाकर खिला सकता हूँ, और दुकान पर एक नौकर रख लिया तथा मेरा दुकान पर जाना लगभग बंद कर दिया। अब बताओ, आगे खर्चा पूरा नहीं पड़ता, नौकर का खर्चा भी सिर पर बांध लिया। उस पर घर में रोज का कला कलेश। सरिता बोली, देख बेटी, मेरी बात ध्यान से सुन। सबसे पहले तो इस उम्र में नौकरी चले जाने से विनोद के अहम को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। माना उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी, परंतु वह कहीं ना कहीं इसके लिए स्वयं को जिम्मेदार मानता है। वैसे भी पुरुष को अपनी हार स्वीकार नहीं होती। दूसरा, तेरा पैसा कमाने में सहायता करना बर्दाश्त नहीं हो रहा।
कहाँ वह दफ्तर में फाइलों में उलझे रहने वाला व्यक्ति, और कहाँ उसे ऐसे महिलाओं और बच्चों को सामान दिखाकर पैसा कमाना पड़ रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है। हालांकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, फिर भी उसे ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा है। सो सबसे पहले तो आज जाकर प्यार से उसे समझ कि इस मुसीबत की घड़ी में तू उसके साथ है। इतने वर्ष उसने तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। सो अब तू भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। अगर हो सके तो अपनी भाभी का उदाहरण दे देना। दूसरी बात, एक ही दिन में चीजें ठीक नहीं होंगी। विनोद के मन की करवाहट को मिठास में बदलने में समय लगेगा। बेटा, अगर विनोद आजकल सुई की तरह दूसरों को चुभने लगा है तो धागा बन जा। अर्थात अकेले सुई की फितरत चुभने की होती है, परंतु धागे का साथ मिलते ही सुई की फितरत बदलने लगती है। दुकान पर ग्राहकों को सामान तू दिखा और पैसों के काउंटर पर विनोद को बैठा। तू प्रेम रूपी धागे से ग्राहकों को सामान बेच और विनोद ग्राहकों से मोल भाव करके पैसों का आदान प्रदान करे। साथ ही साथ उसको नौकरी ढूंढने के लिए भी प्रेरित करती रहे। देखना, जब तेरा प्यार भरा साथ होगा तो विनोद अधिक दिन तक निराश नहीं रह पाएगा और हमें हमारा पुराना विरोध वापस मिल ही जाएगा। हर इंसान के वैवाहिक जीवन में कुछ कठिन दौर आते हैं, पर यदि घर की औरत समझदारी से काम ले तो वह कठिन समय भी गुजर ही जाता है। समझाते हुए ललिता ने प्यार से अपनी बेटी सरिता के सिर पर हाथ फिराया। अब सरिता के मुख से दुख के बादल छट गए थे। अरे कहाँ चल दी? ललिता ने अचानक खड़ी होती सरिता से पूछा। इससे पहले मेरी सुई किसी और को चुभे उसका धागा बनकर अपने सपनों को बुनने। सरिता मुस्कुराते हुए अपनी माँ के गले लगकर बोली और चली गई। आज उसके कदमों में एक नया उल्लास था। उसे उसकी माँ ने एक मूल मंत्र जो दे दिया था, और उसको विश्वास था कि इस मूल मंत्र के साथ वह अपने पुराने विनोद को अवश्य पुनः प्राप्त कर लेगी। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो? रात को खाने के बाद विनोद ने पूछा। आज माँ से मिलने गई थी दोपहर को। बहुत दिनों बाद माँ से मिलकर बहुत अच्छा लगा, सरिता ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। मुझसे बिना पूछे तो माँ से मिलने चली गई? अब तो नौकरी के बाद मेरी कोई कदर ही नहीं रह गई इस घर में। विनोद झल्लाया। या क्या हर रोज एक ही जुमला कसते रहते हो? पहले भी तो माँ से मिलने चली जाती थी ना, तो आज क्या हुआ? और हाँ, कल से मैं भी तुम्हारे साथ दुकान पर चलूंगी। पहले भी तुमने कभी मुझे नौकरी करने की इजाज़त नहीं दी, और अब तो अपना काम है और तुम्हारे साथ दुकान में बैठने में क्या हर्ज है? राजेश को काम से हटा देंगे। फालतू के खर्चे अभी नहीं पालने हमें। आज सरिता की आवाज में एक दृढ़ विश्वास था। कसमासा कर रह गया विनोद। कुछ बोला नहीं। अगले दिन से सरिता ने भी दुकान पर जाना शुरू कर दिया। 2-3 दिन में ही विनोद ने देखा कि सरिता के प्रेम और कुशलता पूर्वक व्यवहार से दुकान की बिक्री में अधिक वृद्धि हो रही है और ग्राहक एक सामान लेने आता है, परंतु सरिता बड़ी चतुराई से दूसरे सामान की भी ऐसी प्रशंसा करती है कि ग्राहक उस सामान को भी लेने को ललचा जाता है। देख रहा हूँ आजकल दुकान पर बहुत सज संवर कर आने लगी हो। फिर से विनोद का पौरुष रूप उछाल मारने लगा। अपनी दुकान का सामान पहनकर खड़ी होती हूँ तो तुमने देखा नहीं कि कल एक महिला ग्राहक ने मेरी पहनी बालियाँ देखकर खरीद ली? इससे एक तो दुकान की बिक्री बढ़ती है, दूसरा अपनी दुकान पर सज संवर कर भी न बैठूं क्या? तुम्हारे दफ्तर में क्या औरतें यूं ही उठकर चली आती हैं? सरिता के कहते विनोद को गुस्सा चढ़ गया। बहुत तेज गुस्से से बोला। आजकल देख रहा हूँ बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। औरत हो, औरत बनकर ही रहो। मर्द बनकर सिर पर नाचने की कोशिश न करो। 2-4 दिन से दुकान पर क्या आने लगी हो? सोचती हो सारी कमाई तुम ही कर रही हो? विनोद आवेश में बोलता जा रहा था। उसे इतना भी ध्यान नहीं था कि कब से दरवाजे पर खड़ा उनका सप्लायर अरविंद विनोद की सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही विनोद की निगाह उस पर पड़ी, एकदम बात पलटते हुए बोला। कितने दिनों से फोन कर रहे हैं, तुम्हें आज फुर्सत मिली? पता है तुम्हें कितना सामान खत्म हुआ पड़ा है और ग्राहक लौट कर जा रहे हैं? विनोद की बात पर अरविंद मौन रहा, परंतु सरिता की आंखों में आए आंसू अरविंद से न छिप सके। इतने में विनोद का फोन बजा, जो बच्चों के विद्यालय से था कि आज स्कूल बस नहीं आ पाएगी, सो उसे बच्चों को अचानक उनके स्कूल से लाना पड़ा। मैडम, आप ठीक तो है ना? अरविंद ने विनोद के जाते सरिता से पूछा। आंखों में आए आंसू को पोंछते हुए धीमे से सरिता ने सिर हिलाया। तुरंत सामने की दुकान से जाकर 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आया और सरिता के आगे रख दी। जी मैं ठीक हूँ, आपने क्यों तकलीफ की? सरिता ने हिचकिचाहट से कहा। आप रोने में व्यस्त थी और मुझे प्यास लगी थी, सो आप तो मुझे पानी पिलाने से रहती, इसलिए मैं ले आया। और तकल्लुफ़ कैसा? दुकानदार को मैंने कह दिया है कि इसकी पेमेंट सामने खड़ी वह खूबसूरत सी महिला करेंगी, जो फिलहाल अपनी दुकान पर बाढ़ लाने में व्यस्त है। अरविंद के इस मजाक से सरिता खिलखिलाकर हंस पड़ी। ध्यान से देखा, करीब 30 साल के आसपास की उम्र होगी अरविंद की।
देखने में भी अच्छा खासा था। और मुख्य बात थी उसके बातचीत करने का लहजा। आज पहली बार मिलने से सरिता को लगा जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। और फिर दुकान का सामान खरीदते खरीदते दोनों ने अपने फ़ोन नंबर आदान प्रदान कर लिए। जाते जाते अरविंद मुड़ते हुए बोला, इस बार की कोल्ड ड्रिंक मेरी तरफ से थी, परंतु हमारी कॉफ़ी आप पर उधार है। सो जब कभी दिल करे एक फ़ोन घुमा देना, बंदा हाजिर हो जाएगा। और हाँ, इतनी खूबसूरत आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। और ऐसे व्यक्ति के कारण आंसू बहाना जिसको औरतों की इज्जत करना ना आता हो, बिल्कुल उचित नहीं। मुझे नहीं मालूम आप ऐसे इंसान के साथ इतने बरसों से कैसे रह रही हैं। अरविंद के ये शब्द सरिता के दिल में बस गए। कितने बरसों बाद अपनी खूबसूरती की प्रशंसा सुनी थी। उसे याद ही नहीं था कब विनोद ने उसके साथ आखिरी प्यार भरी बातें की थी। सच, एक औरत यही तो चाहती है, अपने पति से स्नेह भरे शब्द और सम्मान। पूरी रात सरिता के जहन में अरविंद घूमता रहा। धीरे धीरे दोनों की घनिष्ठता बढ़ती चली गई। स्नेह को तरसी सरिता को उस समय अरविंद की दोस्ती रास आने लगी। तुम क्यों होलसेल मार्केट जा रही हो अकेले? यहाँ दुकान पर ही सप्लायर को बुला लेते हैं, विनोद बोला। सरिता में आए परिवर्तन को वह भी देख रहा था। काफी खुश रहने लगी थी आजकल, और विनोद की कई बातों का अब उस पर असर भी नहीं होता था। कसूर सरिता का नहीं था। जब पुरुष बेवजह के बंधन बांधने लगे, बात बात पर घर की स्त्री का तिरस्कार करने लगे, तो औरत के कदम किसी और दिशा का रुख कर ही लेते हैं। दुकान पर सप्लाई सिर्फ गिना चुना सामान ही दिखाते हैं, और होलसेल मार्केट में मैं स्वयं अपने यहाँ आने वाले ग्राहकों की पसंद के अनुरूप सामान खरीद सकती हूँ। सौंदर्य प्रसाधनों की तुम्हें क्या पहचान और समझ, सो मेरा जाना ही जरूरी है। और हाँ, आने वाले ग्राहकों से प्यार से बातें करना, नहीं तो कोई बिक्री नहीं होगी आज। कहते हुए सरिता पर्स उठाकर चली गई। विनोद ने गौर किया, सरिता की न केवल उससे सस्ता सामान लाती है, बल्कि अधिकतर सप्लायर उससे अधिक समय तक उधारी भी देने को तैयार थे। जबकि विनोद की आए दिन उनके साथ बहस होती रहती थी। यदि कुछ देर के लिए सरिता दुकान पर न होती थी, तो ग्राहक बिना कुछ खरीदे ही वापस लौट जाते थे। धीरे धीरे दुकान के कार्यों पर विनोद की पकड़ कम होती जा रही थी। बाहर का सारा कार्य सरिता ने संभाला हुआ था। विनोद की भूमिका नगण्य होती जा रही थी। विनोद भीतर ही भीतर सुलगता जा रहा था। सबसे अधिक तकलीफ तो उसे उस दिन हुई, जब विनोद के मना करने के बावजूद सरिता ने बेटी को पैसे देकर उसे स्कूल ट्रिप पर भेज दिया। उस जैसे अहम में डूबे हुए इंसान के लिए यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल था कि घर के फैसले, खास तौर पर बच्चों के भविष्य के लिए, एक माँ भी निर्णय ले सकती है। सुनो, मैं 2 दिनों के लिए मुंबई जा रही हूँ, सरिता ने कहा। मुंबई क्यों जाना है और किसके साथ? आंखों में आए गुस्से को नियंत्रित करते हुए विरोध ने पूछा। मैंने आर्टिफिशियल आभूषणों का व्यापार शुरू करने की सोची है। अरविंद वहाँ कुछ लोगों को जानता है, तो उसके साथ वहाँ से जाकर खरीद कर लाने हैं। परसों सुबह की फ्लाइट से जाएंगे और अगले दिन रात तक वापस आ जाएंगे। सरिता ने जवाब दिया, किसी पराये मर्द के साथ तुम्हें जाना शोभा देता है? मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, विनोद बोला। कमाल करते हो विनोद, तुम भी। एक तो तुम वहाँ किसी को जानते नहीं हो, जबकि अरविंद की वहाँ जान पहचान है। और दूसरा, यहाँ बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? यह बिजनेस टूर है, कोई घूमने फिरने थोड़ी जा रही हूँ। आप भी तो कितने बिजनेस टूर पर जाते थे। मैंने तो हमेशा कॉपरेट किया आपसे। बच्चों और ग्राहकों से प्यार से बात करना। पता चले मेरे आने तक बच्चे नानी के घर पहुँच गए और ग्राहक किसी और दुकान के ग्राहक बन गए। चलो अब सोने दो, कल तैयारी भी करनी है और परसों सुबह मुझे निकलना है, सरिता ने मुंह फेर कर लेटते हुए कहा। अपनी ओर से विनोद ने सरिता को अप्रत्यक्ष रूप से रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु इस बार विनोद की एक न चली। वह सरिता के इस बदले रूप से हैरान भी था और भयभीत भी। 2 दिन तक जहां सरिता अरविंद के साथ मुंबई के शहर में मस्त, तो वहीं ये 2 दिन विनोद की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त थे। अभी अभी दुकान पर एक पुरानी महिला ग्राहक से विनोद की झड़प हो गई, और गुस्से में उस महिला ने सबके सामने कहा, भाई साहब बुरा ना मानिएगा, आपको तो गर्व होना चाहिए जो सरिता जी आपके साथ निभा रही है। मेरे जैसी होती तो आप जैसे कर्कश स्वभाव वाले पति से कब का तलाक ले चुकी होती। उस महिला की बात ने विनोद को झकझोर दिया। आत्मचिंतन करने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सच ही तो था, उसके बुरे बर्ताव के कारण ही तो सब लोग उससे दूर होते जा रहे थे। बच्चे, सरिता, ग्राहक, सप्लायर, सभी। कहीं सरिता भी तो मुझसे तलाक लेने की नहीं सोच रही है? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने व्यवहार को तुरंत बदलकर अपनी सरिता के बहकते कदमों को रोक लूंगा। बस मन में यही दृढ़ निश्चय विनोद ने कर लिया कि वह आज से सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेगा और सरिता को भरपूर प्यार और सम्मान देगा। आज जीवन में प्रथम बार उसे सरिता के बजाय अपनी गलती दिखाई दी थी। होठों पर एक मुस्कुराहट लाकर अच्छे मन से विनोद सरिता के वापस आने का इंतजार करने लगा।
ताकि वह अपनी खोई हुई खुशियाँ वापस ला सके। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरे हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।